एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडुजन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडुजन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू होंगी। ठीक है, एनटीपीसी के फॉर्म फिलअप का आखिरी डेट आपको पता है कि 13 अक्टूबर है। तो 13 अक्टूबर के ख़त्म होने से पहले आप लोग फॉर्म भर लो। मैं तो कहता हूँ कि अभी से ही आप लोग फॉर्म भर लो, लास्ट डेट के आप लोग वेट में मत रहो, क्योंकि लास्ट डेट आते ही क्या होता है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं तो सर्वर क्या होता है, डाउन हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप लोग एटलीस्ट 10 अक्टूबर से पहले आप अपना फॉर्म को फिल कर लो, ताकि बाद में सर्वर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व कर रहे थे मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो पहले चैनल में जाके आप डिस्क्रिप्शन में पहले उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी के 2019 के एग्जाम में आए हुए थे, CBT 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, रवि एंड राजेश रोट एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू ज्वाइन दी एमटेक प्रोग्राम। रवि और राजेश दो बंदे एमटेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एंट्रेंस एग्जाम दिया। ठीक है, रवि ऑब्टेन 8 मार्क्स मोर देन राजेश एंड हिज मार्क्स वर 52% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। अब क्या कह रहा है, देखो रवि और राजेश दो बंदे हैं, दोनों ने एंट्रेंस दिया एमटेक करने के लिए, रवि और राजेश। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमसे, रवि के मार्क्स जो है ना 8 मार्क्स ज़्यादा है राजेश से। मैं अज्यूम करता है राजेश को ने x मार्क्स लेकर है एग्जाम में, तो रवि कितना लाएगा, 8 मार्क्स ज़्यादा लाएगा, x + 8। बोला ना, रवि राजेश से 8 मार्क्स ज़्यादा लाया। ठीक है, एंड हिज मार्क्स वर 52% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। और रवि का मार्क्स कितना है, दोनों का मार्क्स का सम का 52% है। रवि का मार्क्स इक्वल टू यानी x + 8 इक्वल टू क्या है, दोनों का जो मार्क्स का जो सम है, दोनों का मार्क्स का सम कितना होगा, x + 8 का 52% है। ठीक है, आसान है। रवि का मार्क्स जो है वो दोनों के मार्क्स के सम का 52% है। या चलो देखते हैं, काटते हैं 4 से, 4 × 4 = 12, 4 से काटते हैं तो 25 बार। ठीक है, तो x + 8/1 कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 13/25 × 2x + 8 होता है। अब एक काम करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 13 को 2x, तो 25 से मल्टीप्लाई करो, 25x + 25 8 है 200। 13 से को 2x से मल्टीप्लाई करोगे, 13 दूनी 26x + 13 × 104 होता है। ठीक है, तो 104 होता है, तो x को इधर लाओ, तो 26x को मैं पहले लिखता हूँ, 26x + 104 = 25x + 200। 25x को उधर ला जाओगे तो कितना हो जाएगा, 26x - का 25x = 200 - का 104, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 96 आ गई। तो हमसे पूछा कि रवि और राजेश को कितने कितने मार्क्स मिले, तो मैंने क्या अज्यूम किया, राजेश को x मार्क्स मिला, यानी राजेश को 96 मिला, तो रवि को कितना मिलेगा। देखो राजेश को पहले रवि लिखता हूँ। ठीक है, रवि को कितना मार्क्स मिला, x + 8, x का वैल्यू 96 + 8 कितना होगा, 104 होगा। और राजेश को कितना मिला, x की वैल्यू कितनी है हमारा, 96 है, तो 104, 96 है ना, 104। ठीक है, रुको, 200 में, हाँ 200 में 104 घटाओगे तो ये थोड़ा सा ऑप्शन मतलब भूल है, 104 96 होगा, 94 नहीं होगा, यहाँ टाइपिंग एरर है। ठीक है, 90 से, यानी रवि को मिला है 104 मार्क्स और राजेश को मिला है 96 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानवी एंड दर्शन टुगेदर कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट वर्क इन 40 डेज। मानवी और दर्शन दो लोग हैं, दोनों मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो 40 दिन में काम खत्म होता है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 25 डेज। दोनों क्या करते हैं, 25 दिन तक मिलकर एक साथ काम करते हैं। देन दर्शन लेफ्ट, उसके बाद दर्शन चला जाता है। आफ्टर अनदर 24 डेज मानवी कंप्लीटेड द रिमेनिंग प्रोजेक्ट। देखो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 40 दिन में काम खत्म होगा, दोनों मिलकर 25 दिन तक काम करते हैं, फिर 25 दिन काम करने के बाद दर्शन चला गया, तो बची कौन, अकेले मानवी। तो बचे हुए काम को मानवी 24 दिनों में करती है। तो हमसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन मानवी अलोन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो मानवी पूरा काम अगर अकेले करेगी तो कितने दिनों में काम को खत्म करेगी। चलो देखते हैं, मानवी और दर्शन किसी काम को 40 दिन में करते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कोई भी काम जो होता है ना, वर्क होता है, उसको हमेशा हम क्या करते हैं, 1 यूनिट कंसिडर करते हैं, और या आप 100% भी बोल सकते हो। टोटल वर्क जो होगा आपका या तो 1 यूनिट होगा या तो 100% होगा। ठीक है, मानवी और दर्शन मिलकर 40 दिन में किसी काम को करते हैं।
ठीक है। देखो वर्क डन ऑन वन डे बाय मानवी प्लस दर्शन। मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/40। ऐसे समझो ना कि 40 दिन में पूरा काम खत्म करता है। पूरा काम मतलब 1 यूनिट काम है, 40 दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/40। तो वही लिख रहा हूँ मैं कि एक दिन में मानवी और दर्शन मतलब दोनों मिलकर काम करें, कितना काम कर रहे हैं 1/40। दोनों मिलकर कितना दिन तक काम करते हैं 25 दिन तक काम कर रहे हैं। तो निकालो 25 दिन में कितना काम किया होगा उन्होंने, तो एक दिन में इतना काम किया होगा, तो उन्होंने 25 दिन में कितना काम किया होगा, तो 1/40 × 25 काट लो, 5 × 25 5 × 40 यानी 5/8 यूनिट उन्होंने एक दिन में काम किया है मानवी और दर्शन ने मिलकर। ठीक है, आपको पता है कि टोटल काम कितना होता है 1 यूनिट होता है, तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से निकाल दो। 5/8 काम हो गया, तो बचा काम कितना, एक में से 5/8 घटा दो, 8 × 8 -5 यानी 3/8 यूनिट काम बचा है। ये 3/8 यूनिट काम जो बचा, इस काम को करेगा कौन, इस काम को करेगी मानवी, करेगी 24 दिन में। ठीक है, तो अब इधर आते हैं मानवी पे आते हैं। 3/8 काम को करने में 3/8 यूनिट काम को करने में मानवी को कितना दिन लगता है 24 दिन। ठीक है, तो पूछ रहा हमसे कि पूरा काम अगर अकेले करेगी तो पूरा काम कितना होता है 1 यूनिट होता है, 3/8 यूनिट काम करने में 24 दिन लगता है, तो 1 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा उसको मानवी को, तो 24, यहाँ पे 3/8 है तो राइट साइड में जाएगा तो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल होगा 3/8, 3 × 8 24, 8 × 8 64 डेज, यानी पूरा काम अगर अकेले करेगी मानवी तो उसको 64 दिन लगेंगे काम को खत्म करने में। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड से ही आप बनाओगे इसको। ठीक है, आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 3 मानवी बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। मानवी ने कुछ पैसे उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, कुछ पैसे उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पर ऑफ 6% पर एनम फॉर दी फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी पहला 3 साल में मानवी को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। उसके बाद 3 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आने वाले उसका नेक्स्ट 5 सालों में उसको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 13% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर। 8 साल से अगर ज़्यादा तक पैसे उधार ले रही है तो उसको 13% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, बाय हिम एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स इज रुपीज, सुनो, फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम। मानवी टोटल इंटरेस्ट कितना पे करती है, टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स इज रुपीज 8160। अब मानवी क्या करती है, या मानवी क्या करता है, लड़का होगा। ठीक है, मानवी क्या करता है 11 साल तक मतलब पैसे उधार लिया, 11 साल के बाद क्या करता है टोटल 8160 रुपये क्या करता है वो पैसे देता है, एज इंटरेस्ट देता है, टोटल इंटरेस्ट देता है। 11 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट 8160 रुपये देता है। तो हमसे पूछे कि कितना रुपये उसने उधार लिया था। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, अगर आप कभी बैंक में जाओगे ना तो बैंक में देखोगे एक रेट चार्ट होता है, मतलब आप कितना साल तक पैसे रखोगे तो आपको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, या फिक्स डिपॉजिट रखोगे तो कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग अकाउंट में कितना % इंटरेस्ट होता है। तो देखोगे कि बैंक में लिखा था अगर 1 साल तक अगर आप पैसे जमा करोगे तो आपको 4, 5, 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप 2 साल तक अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है टाइम के हिसाब से। तो उसी तरह मानवी के केस में क्या बोला कि मानवी ने क्या किया है 11 साल तक उधार लिया, लोन लिया कुछ। ठीक है, पहला 3 साल में मानवी को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहला 3 साल में उसको कितना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 18%, क्योंकि 6% का मतलब पर एनम, एक साल में 6% देना पड़ेगा इस शुरुआत के 3 सालों के लिए। तो 3 सालों में टोटल 18% इंटरेस्ट देगा। फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 9%। नेक्स्ट 5 साल में ये आपका ईयर को डिनोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 साल में इंटरेस्ट कितना होगा टोटल 45% देना पड़ेगा। उसने उधार कितना साल के लिए 11 साल के लिए, तो 3 + 5 कितना हुआ 8 साल हुआ, अभी भी और 3 साल बच रहा है। अब बोला कि 8 साल से अगर ज़्यादा उधार ले रहा तो 13% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 13% इंटरेस्ट देके कितना 3 सालों के लिए कितना होगा 39% होगा। टोटल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करो तो कितना 9, 5, 14, 14 + 8 कितना होता है 22 होता है, 3, 4, 7, 1, 8, 10 होता है, यानी टोटल 102% मानवी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 11 सालों में।
11 सालों में टोटल 102% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन टोटल इंटरेस्ट दे कितना रही है? 8,160 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना रुपया उधार लिया था, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 102%, जबकि रुपया में इंटरेस्ट कितना दिया है? 8,160। तो मैं बोल सकता हूँ 102% का मतलब ही कितना होता है? 8,160 रुपया हो रहा है। 1% का मतलब कितना होगा? 8,160 बटा 102। ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती है, यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी? 8,160 बटा 102 इंटू 100। ठीक है, अच्छा 102 को 8 दफ़ा अगर डिवाइड करूँगा तो 102 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो 816 आएगा। तो 80 हुआ, 80 इंटू 100, 8,000 रुपया उसने उधार लिया था। देख रहे हो, 8,000 रुपया उधार ले रहा और इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा? 8,160, मतलब डबल से भी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब जितना उसने उधार लिया है उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको लगभग, यानी अमाउंट तो डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। रामू परचेस्ड a TV set with an additional 15% discount on the reduced price after deducting 25% discount on the label price. If the label price is rupees 12,000, what price did he purchase the TV set? ठीक है, रामू एक टीवी खरीदने गया। ठीक है, टीवी का परचेसिंग प्राइस या एमआरपी बोल लो आप, कितना था? 12,000 रुपया था। परचेस प्राइस या एमपी बोल लो, मार्क प्राइस कितना है? 12,000 रुपया है। अब रामू को इस 12,000 पे क्या होता है? 25% का पहले डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, 12,000 पे 25% का डिस्काउंट मिलता है। फिर से क्या बोला? 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 15% का एक एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। तो पूछ रहा है कि रामू ने कितना रुपया में टीवी खरीदा? तो कितना होगा? सिंपल सा है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? परचेस प्राइस, एट व्हाट प्राइस डिड ही परचेस दैट टीवी? तो परचेस प्राइस कितना है? 12,000 रुपया का टीवी है, पहले 25% डिस्काउंट देगा, तो 25% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना में? 75% में। फिर एक और 15% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना? 85% में। ठीक है, निकाल लो, हो गया 3 0 2 0 1 0 काट दिया मैंने। ठीक है, नहीं करना चाहिए था। ओके, एक सेकेंड। 12,000, 75%, 85%, 2 0 2 0 काट दूंगा। 25 काटो, 25 से 75, 25 चौके 100, 4 से काटता हूँ, 4 के 12, 30। ठीक है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 इंटू 85 होगा। 9 5 45 का 5 हाथ में लगा 4, 9 8 72, 76 होगा। 7,650 रुपये क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 7,650, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यानी 2 डिस्काउंट देने के बाद 7,650 रुपये में वो टीवी को खरीदेगा, या ठीक है, या दुकानदार बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 2495 सो डेट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल 3 4 5 एंड 6। अब बोला 2,495 में मैं कितना ऐड करूं, ताकि ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा ना वो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से, 5 से और 6 से, इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे मिनिमम नंबर बोला। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन। ऑप्शन से सॉल्व करो। ठीक है, पहले देखते हैं, ऑप्शन से कर लो, या पहले आपको चारों का इंडिविजुअल क्या होता है, आपका डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं 5 का आता हूँ, क्योंकि 5 का यूनिक होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यूनिट डिजिट इधर 0 हो और 5 हो, मतलब कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 होगा तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना? 5 ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखो ये 2,495 में मैं क्या ऐड करूंगा ताकि यूनिट डिजिट 5 या 0 फिर से वापस आ जाएगा? तो 133 ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट तो 8 हो जाएगा, 5 तो नहीं होगा। 33 ऐड करूंगा फिर से यूनिट डिजिट 8 होगा। 25 ऐड करूंगा तब यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा? 2,400 ये हो जाएगा। 25 ऐड करने पे यूनिट डिजिट 0 आएगा और 30 ऐड करने पे भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, 5 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगाया, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट आपका, यूनिट डिजिट आपका या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो हमसे बोला कि इसमें क्या ऐड करें, ताकि ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 5 से 3 4 5 6 से डिविजिबल होगा।
तो मैं देख रहा हूँ कि 2495 में अगर मैं 25 या 30 ऐड करूँगा तभी यूनिट डिजिट 5 या 0 आएगा। ठीक है, तो बाकी के 2 नंबर तो एलिमिनेट हो गए। अब 25 देख लो, अब ऑप्शन सी पकड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी पकड़ के चलते हैं, अगर वो गलत होगा तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2495 में 25 ऐड करो, 5 5 10, 9 2 11, 12 5 2, तो कितना आया? 2520 आया। ठीक है, 2520 आ रहा है, तो 2520 क्या है? पहले ये तो 5 से डिविजिबल है, 5 से आता है, 5 से डिविजिबल है, चलो हो गया। 6 3 से देखते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो डिजिट का सम करेंगे 2 + 5 7 + 2 9, तो 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो 3 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है आपका 0 है, 6 से भी डिविजिबल है। फिर क्या है आपका 5 से तो ऑलरेडी ये हो गया। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट कितना 20 है, तो 4 × 5 = 20, 4 से डिविजिबल है, तो मेरा आंसर क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे फटाफट आप बना सकते हो, एकदम जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, 2520 हो गया, यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। क्वेश्चन 6, A bus and a car start from point X and Y respectively। ठीक है, ये एक पॉइंट X है, ये एक पॉइंट Y है। ठीक है, यहां से एक बस चालू होती है Y की तरफ जाने के लिए, यहां से एक ट्रेन चालू होती है X की तरफ जाने के लिए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करके बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एट द स्पीड ऑफ 60 km/h एंड 50 km/h। जो आपकी बस है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बाय द टाइम दे मीट, जब दोनों मिलते हैं, मतलब बस और ट्रेन जब मिलते हैं कहीं पर, द बस हैज ट्रेवल 50 किलोमीटर मोर, बस 50 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल की हुई होती उस समय में। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है, यानी ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है कि जब दोनों एक ट्रेन मिलते हैं तब बस 50 किलोमीटर ज़्यादा दूर चली हुई होती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट दे मेट आफ्टर T आवर्स। मैं अज्यूम करता हूं कि दोनों बस और ट्रेन जो है T घंटे के बाद मिलते हैं। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है कि 30 घंटे में, सॉरी T घंटे में बस कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है और T घंटे में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो लिख लो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इन T आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम, बस की स्पीड है 60 और टाइम है T। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन इन T आवर्स कितना होगा? स्पीड 50 है, टाइम T है। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब दोनों मिलते हैं ना तो बस 50 घंटे ज़्यादा ट्रैवल की हुई होती है ट्रेन से, तो इसका मतलब बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 60T, और ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 50T। तो दोनों का डिफरेंस होगा 50 होगा, क्योंकि बस ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया 50, तो 10T का मतलब कितना होगा? 50, तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 घंटे हो जाएगा, यानी T की वैल्यू हमारी 5 घंटे आई। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस लिखो बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा? ठीक है, बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 60T, और ये ट्रेन 50T, यही होगा। ठीक है, तो T कॉमन ले लो ना, 60 + 50 110 हो जाएगा। T का वैल्यू कितना आया हमारा? 5 आया, यानी 550 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एज ऑफ A and B आर इन द रेशियो 3:1 15 ईयर्स हेंस। ये देखिए, ये ना मैंने देखा कि काफ़ी लोगों को ना परेशानी होती है, समझ में नहीं आती हेंस का मतलब क्या होता है। हेंस का मतलब होता है बाद। ठीक है, बाद में, यानी 15 ईयर्स एंड 15 साल के बाद
ए और बी का एज का रेशियो कितना है अभी 3:1 है, तो एट प्रेजेंट का बात हो रहा है अभी, कुछ मेंशन नहीं है मतलब प्रेजेंट है। ए और बी का एज कितना है 3:1 है, तो मैं अज्यूम करता हूँ ए का एज 3x है, बी का एज कितना है x है। 15 ईयर्स हेंस का मतलब बाद में होता है, ठीक है, तो यानी आफ्टर 15 ईयर्स। अभी एज ए की एज 3x है, तो 15 साल बाद ए की एज कितनी होगी 15 जोड़ दो, बी की एज कितनी होगी 15 जोड़ दो उसमें भी, ठीक है। बोला कि 15 साल के बाद उनकी एज का रेशियो कितना होगा 2 रेशियो है, जबकि 15 साल के बाद उनकी एज कितना, ए का एज 3x + 15, बी का एज है x + 15, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो ही होगा 2 रेशियो 1 के बराबर होगा। हमसे पूछ रहा है कि ए और बी की प्रेजेंट एज कितनी है, सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा 3x + 15, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 15 दूनी 30, 3x से 2x को इधर लाओगे तो 3x - 2x x आएगा, और 30 - 15 15 ही आएगा, x की वैल्यू 15 आई। तो बोला है कि प्रेजेंट में ए की उम्र कितनी है, बी की उम्र कितनी है, तो ए की उम्र कितनी होगी, x की वैल्यू 15 आई, तो 3 × 15 + 15 कर लो, 15 × 45, ए की वैल्यू 15 ही ना, हाँ 15 तो ये 45 + 15 कितना होगा 60 होगा, और सॉरी ये तो 15 साल के बाद का मैं दिख रहा हूँ, प्रेजेंट पूछा ना, तो प्रेजेंट तो 3x है, 3 × 15 और ये 15, ए की उम्र है 45 साल, बी की उम्र है 15 साल, 45 और 15 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए की उम्र 45 साल, बी की उम्र 15 साल, ओके, आसानी वाला। 8 महेश इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 8,000 इन ए महेश इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 इन ए फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम। महेश क्या करता है 8,000 रुपये इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है 2 सालों के लिए। हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट विल महेश गेट ऑन मेच्योरिटी ऑफ द फिक्स, मतलब महेश को अमाउंट कितना मिलेगा। बेसिकली हमको प्रिंसिपल दिया 8,000, टाइम दिया 2 साल, ठीक है, रेट दिया हुआ 5% और हमसे अमाउंट पूछ रहा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक ट्री मेथड होता है, एक फ्रैक्शन, और दूसरी क्या होता है आपका लास्ट वाला होता है कि सक्सेसिव इंक्रीज वाला होता है, ठीक है। तो इसको सक्सेसिव इंक्रीज से बनाओ, ज़्यादा बेटर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% है, 5% का मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, देखो इसका मतलब पहले साल भी 5% इंटरेस्ट है, दूसरे साल भी 5% इंटरेस्ट है, 5% का मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/20, 1/20। तो मैं बोल सकता हूँ पहले साल अगर मेरा प्रिंसिपल 20 रुपये है तो उस पर मुझे 1 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल में मेरा प्रिंसिपल 20 है तो मेरा अमाउंट कितना होगा 20 + 1 21। अब ये टाइम कितना दिया 2 साल के लिए दिया है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं था, एक ही, और टाइम कितना दिया 2 साल। ये 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा, तो 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना होगा, स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। तो ये 2 साल का मेरा क्या है 2 ईयर का मेरा प्रिंसिपल है, और ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का ये रेशियो हुआ। हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बोला है कि कितना है आपका 8,000 है, तो अमाउंट पूछा है, सॉरी ये मैंने पी लिख दिया ना, ये आपका अमाउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 400 यूनिट आया, 400 यूनिट का मतलब ही कितना होगा रुपया में बोले तो 8,000 रुपया होगा। 1 यूनिट का मतलब कितना होगा 8,000/400। तो पूछा कि अमाउंट कितना, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है 441 यूनिट है, 441 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8,000/400 × 441, काटो 2020, 4 से काटोगे 20 बार, 441 का डबल कितना होता है 882, 2,820 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन मेथड बहुत ज़्यादा आसान है, उसी से बनाओ आप, ओके। 9 फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ डेट कैन बी यूज। बोला कि सबसे बड़ा लेंथ बताओ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ डेट कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, 31 मीटर 50 सेंटीमीटर, 14 मीटर 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ बताइए जो क्या करिए
तीनों जो यूनिट जो है तीनों को मेजर कर पाए। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब बेसिकली आपसे इन तीनों का एचसीएफ पूछा है, इन तीनों का क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, ठीक है, एचसीएफ ऑफ ये इनका एचसीएफ पूछा। अब ये यहाँ पे देखोगे आप तो 4 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों 2 यूनिट में, तो सबको क्या करो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है। सिंगल यूनिट में आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एचसीएफ पता करना है कि इसका 4 मीटर का मतलब कितना होगा, 400 होगा, 400 प्लस 20 यानी 420 सेंटीमीटर हुआ ये 3150 सेंटीमीटर होगा, और ये होगा आपका 1470 सेंटीमीटर होगा। इन तीनों का आप एचसीएफ निकाल लो, वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एचसीएफ निकालने का मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। एचसीएफ जो होता है ना किसी भी नंबर का, एचसीएफ जो होगा 3 4 5 नंबर की, एचसीएफ जो होगा किसी भी 2 नंबर का डिफरेंस का हमेशा, एचसीएफ जो होगा हमेशा या तो डिफरेंस होगा 2 नंबर के बीच का, या तो उनके डिफरेंस का फैक्टर होता है, ठीक है। तो आप किसी भी इन 3 नंबर में से किसी भी 2 नंबर का डिफरेंस निकाल लो, जो डिफरेंस कम हो या इसको निकालना आसान हो। देखो 420 और मैं 1470 का डिफरेंस निकालता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए आसान है। कितना होगा, 1020 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो 1020 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, या तो आइदर आपका एचसीएफ 1000 डिफरेंस ही होगा, या तो डिफरेंस का फैक्टर होगा। तो ठीक है, कोई भी देखो ऑप्शन क्या है, 1020 नहीं है, तो इसका फैक्टर करो आप। इसको फैक्टर करके 1 सेकेंड 50 होगा ना, 420 अगर 1470 में से अगर मैं 420 घटाता हूँ तो कितना होगा, 1050 आएगा। अब इसका मैं फैक्टर करता हूँ। अच्छा 105, जीरो को पहले भूल जाओ, 105 देख के मुझे याद आता है 15 7 105, ठीक है। तो फैक्टर होगा, मैं बोल सकता हूँ 15 × 15 7 105 70। देखो ये फैक्टर होगा 15 × 70, इनको मल्टीप्लाई करूँगा 150 आएगा। देखो 15 और 70 कहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो इसको और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। अच्छा मुझे 210 दिख रहा, 70 में अगर मैं 3 दे देता हूँ तो 210 हो जाएगा, तो इससे मैं 3 ले लेता हूँ। तो फिर से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × 210 1085 हो रहा, ठीक है। इस तरह आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन देख के बैठा दो, यानी मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सब प्रोसेस क्या था, सबसे पहले मैंने क्या किया, इन चारों को, इन तीनों को मैंने सेम यूनिट में कन्वर्ट किया, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में थे, सबको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मीटर में करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इन तीनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ लो। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका, किसी भी 2 नंबर का डिफरेंस निकालो। 2 नंबर का जो आपका एचसीएफ होगा, या तो वो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का ही फैक्टर होगा। तो डिफरेंस आया, इन दोनों का डिफरेंस मेरे लिए निकालना आसान था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का भी डिफरेंस नहीं निकाला कर सकते, लेकिन वो बड़ा आएगा, ठीक है। इसका निकाला मैंने, तो डिफरेंस है 1050 का फैक्टर करोगे, तो ये मैंने ऑप्शन देख के कॉम्बिनेशन बनाया, तो 210 आ गया एक फैक्टर, तो 210 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आपका। अ मैन बोरोड 2460 रुपया टू बी पेड बैक विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम बाई द एंड ऑफ 2 years इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक आदमी ने क्या किया, 2460 रुपया उधार लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार लिया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, और उसने ये कहा जिससे उधार लिया कि मैं आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या करूंगा, पैसे चुका दूंगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट बी, दोनों इंस्टॉलमेंट जो होगा ना कितना होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। दोनों इंस्टॉलमेंट किसके बराबर होगा, तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2460 रुपये उधार लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। अब बोला है कि 2 इंस्टॉलमेंट में चुका देगा अमाउंट, तो वो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछा ईच इंस्टॉलमेंट का। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को, ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फोकस करो। 5% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। 5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। देखो अभी ये इंस्टॉलमेंट के लिए ये प्रोसेस है, ध्यान से देखना। यानी पहले साल में अगर प्रिंसिपल 20 रुपया लिया है, पहले साल में प्रिंसिपल अगर 20 रुपया लिया है तो उसको 21 रुपया चुकाना पड़ेगा अमाउंट। पहले साल में प्रिंसिपल अगर 20 रुपया लिया है तो उसको अमाउंट 21 रुपया चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 2 इंस्टॉलमेंट देना है, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट, तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या होगा, 20 प्रिंसिपल है तो अमाउंट होगा 21। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, देखो दूसरा प्रिंसिपल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर होगा 400, 21 का स्क्वायर होगा 441। अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होता तो फिर तीसरा में क्यूब करते 20 का, 4 होता तो 20 का पावर 4 करते।
तो पहला इंस्टॉलमेंट होगा 20 से 21 होगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है, 400 से 441 होगा, ठीक है, ये होगा। ये हमारा जो है ये इंस्टॉलमेंट है आपका, ये वाला जो है इंस्टॉलमेंट है, और ये वाला जो है इस तरफ ये जो आपका प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल अगर 20 है तो इंस्टॉलमेंट आपको 21 रुपया देना पड़ेगा, और 2 साल है मतलब 2 इंस्टॉलमेंट, तो प्रिंसिपल अगर 20 का स्क्वायर 400 होगा तो इंस्टॉलमेंट आपको 441 देना पड़ेगा। अब देखो, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों इंस्टॉलमेंट जो है ना इक्वल है। कहाँ से दोनों इंस्टॉलमेंट आपको इक्वल दिख रहा है? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट लिखा है, इन इक्वल है इंस्टॉलमेंट 2 साल का, तो यहाँ ये 441 है, ये 21 इक्वल है ही नहीं, तो इनको इक्वल बना दो। इसको इक्वल बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 441 बन जाएगा। तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी करना पड़ेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना होगा? देखो 20 दूनी कितना होगा, 21 दूनी 42 होता है, 420 हो जाएगा, और इधर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा? 820 यूनिट आपका प्रिंसिपल होगा, और ईच इंस्टॉलमेंट किसके इक्वल है? 441 यूनिट के इक्वल है। जबकि हमारा ये कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 2460 है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 820 यूनिट का मतलब ही कितना है? 2460 रुपया। 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 2460 बटे का 820 होगा। तो हमसे पूछा है कि हर ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितना है? 441 है। तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है? 441 यूनिट है। तो 441 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2000, अब इधर कर लो, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी? यानी 441 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 441 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2460 बटा 820 इंटू 441। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कैंसिल आउट। ये देखो 3 दफ़ा जाएगा, 3 दूनी 6, 3 आठी 24, तो 3 दफ़ा में कंप्लीट डिविजिबल हो रहा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 एक 13, यानी 1323 रुपया आपका इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, ठीक है। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूँ कि हर सेशन में मैं 10-10 क्वेश्चन करके लेके आ रहा हूँ, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, या जिनको बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम वगैरह लगता हो, तो वही अच्छे क्वेश्चन ही सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको चैप्टर वाइज अगर चाहिए आपको, ठीक है, या आपको शिफ्ट वाइज अगर आपको टॉपिक चाहिए कि मैं पेपर सॉल्व कराऊँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो मुझे। तो उस तरीके से मैं क्या करूँगा, आपको शिफ्ट वाइज या चैप्टर वाइज, एक चैप्टर के जितने, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी क्वेश्चन है मैं एक बार उनको करा दूंगा, या तो फिर शिफ्ट वाइज करना, जैसे मिक्स क्वेश्चन। अभी तक मैं फिलहाल अर्थमेटिक करा रहा हूँ, लेकिन आपके तो एडवांस के मैथ भी आते हैं ना, मेंसुरेशन भी आता है आपका, अलजेब्रा भी आता है, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे अगर आप बोलोगे तो मैं शिफ्ट वाइज भी करा दूंगा या चैप्टर वाइज भी करा दूंगा। तो जैसा आपको फीडबैक हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, उस हिसाब से मैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए ये 10 क्वेश्चन ही रहते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।